हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूव टू स्टडी चैनल पर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं विषय वह है क्रिया का भाग 2। भाग 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने अकर्मक और सकर्मक क्रिया को जाना था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह प्रयोग व संरचना के आधार पर हम जानेंगे कि क्रिया के भेद कितने होते हैं और कौन कौन सी मुख्य क्रियाएँ जो कि परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि मेरा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट अपना छोड़ के अवश्य जाया करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिला करे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। देखिएगा, यहाँ से ये प्रश्न बहुत कम ही बनता है कि प्रयोग व संरचना के आधार पर बताइए कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। आज जो भेद मैंने लिए हैं वह मैंने 8 भेद लिए। अब ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि हर एक किताब में इसके भेदों की संख्या अलग अलग दर्शाई गई है। कहीं इनकी संख्या 5 है, कहीं 8 है, कहीं 7 है। इस तरीके से यहाँ पे संख्या देखने को मिल जाती है। तो ये प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, लेकिन यहाँ से ये प्रश्न अवश्य बनेगा अगर हम क्रिया टॉपिक की बात करें कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। वह होते हैं 2, अकर्मक और सकर्मक। तो चलिए जानते हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर भेदों को। एक बार यहाँ से देख लेते हैं कि कौन कौन से 8 भेद हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा सामान्य क्रिया, जो कि ज़्यादा खास नहीं है। कम यहाँ से प्रश्न बनता है, ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता। फिर भी यहाँ पे जान लेते हैं सामान्य क्रिया क्या होती है। कहता है कि यह क्रिया का सामान्य रूप होता है जिसमें एक कार्य एवं एक ही क्रियापद होता है। यहाँ से ये बात याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका बन सकता है कि जिसमें एक कार्य एवं एक ही क्रियापद होता है। जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। हो सकता है प्रश्न आपका बन जाए कि बताइए वह क्रिया कौन सी क्रिया है जिसमें एक ही क्रियापद का प्रयोग होता है, तो उसे हम कहते हैं सामान्य क्रिया। देखो, एक ही क्रियापद का मतलब है कि यहाँ पर एक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। पद का सेंस होता है शब्द से, यानी कि क्रिया का एक शब्द आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मुख्य रूप से मुख्य क्रिया के रूप में एक शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहता है कि सामान्य क्रिया के वाक्य निम्नलिखित हैं। चलिए पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं, इन्हें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहला कहता है रवि पुस्तक पढ़ता है। तो देखो, पढ़ता है एक क्रिया है, पढ़ना, यानी कि शाम आम खाता है एक क्रिया हो गई। शाम जाता है एक क्रिया हो गई। राधा आई, विजय गया, यानी कि क्रिया के रूप में हमें यहाँ पर एक शब्द दिखाई दे रहा है। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि मैम यहाँ पे पढ़ता और है 2 हैं, खाता है 2 हैं, लेकिन हम जब क्रियापद की बात करते हैं तो क्रियापद, देखो क्रियापद का मतलब है क्रिया के साथ। जैसे मान के चलिए हम हिंदी में पद को शब्द बोलते हैं, लेकिन शब्द को जब हम संस्कृत में बात करते हैं तो हम उसे पद बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, पद का मतलब ये होता है कि शब्द से तो बड़ा हो लेकिन वाक्य से छोटा हो। जैसे अगर हम यहाँ बात करें पढ़ता है, तो ये वाक्य भी नहीं कहा जा सकता है और ये शब्द भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि शब्द और वाक्य के बीच की कड़ी माना जाएगा। ऐसी खाता है, जाता है, आता है, गया है, गई, आई, ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर एक क्रियापद है। तो यदि किसी भी वाक्य में इस तरीके के आपको क्रियापद दिखाई दें तो आप उसे सीधे क्या लगाएंगे, सामान्य क्रिया। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट को। अगली जो क्रिया हमने ली है वह ली है हमने सहायक क्रिया। ये आपके लिए उपयोगी है। यहाँ से वर्तमान में प्रश्न बनने प्रारंभ हो चुके हैं, अधिकांश पूछे जा रहे हैं। यहाँ से देखिएगा क्या कहता है, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से मुख्य क्रिया करके प्रश्न बनता है कि बताइए वह कौन सी क्रिया है जो कि मुख्य क्रिया के साथ संलग्न रहती है, तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। कहते हैं किसी वाक्य में वह पद जो मुख्य क्रिया के साथ लग कर वाक्य को पूर्ण करता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया वाक्य के काल का परिचायक होती है, यानी कि इस सहायक क्रिया की मदद से हम ये जान पाते हैं कि जो हमारा वाक्य है वो वर्तमान काल में है, भूतकाल में है या फिर भविष्य काल में। और यहाँ पर ये बात भी याद रखनी है आपको कि अगर हम वर्तमान, भूत या भविष्य की गणना करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि वाक्य किस में है, तो हम अंत में देखते हैं है लिखा है, था लिखा है या होंगे लिखा है। तो यानी कि सहायक क्रिया भी क्या हुई, है, था, होंगे। तो जैसे जानते हैं, पहला सेंटेंस कहता है कि रवि पढ़ता है। तो देखो, पढ़ना हो गई मुख्य क्रिया, इसे हम कहेंगे मुख्य क्रिया।
ऐसा भी प्रश्न यहाँ से बनता है, आपको सेंटेंस मिलेगा और पूछेगा मुख्य क्रिया बताइए, और जो है वह है सहायक क्रिया, इसे हम सहायक क्रिया बोलेंगे। ऐसी मैंने पुस्तक पढ़ ली, अब पढ़ और ली, पढ़ना और लेना, लेकिन यहाँ पर है क्या है, सहायक क्रिया, तो ली यहाँ पर क्या है, पढ़ ली पूरा यहाँ पे देखा जाएगा तो ये मुख्य क्रिया होगी। ठीक है, और अगर केवल एक बतानी है हमें तो इस बात का ध्यान रखना, सहायक क्रिया से जस्ट पहले जो क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया बोली जाती है। ठीक है, अगला है विजय ने अपना खाना मेज पर रख दिया है, तो रखना और ये जो है ये हो गया यहाँ पर भी सहायक क्रिया। ठीक है, अगले पे बात कर लेते हैं। अगली है हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब है ऐसी क्रिया से जो दो अलग अलग क्रियाओं के योग से बनी हो, यानी कि कोई दो क्रियाएं एक साथ मिलकर यदि किसी वाक्य में प्रयोग की गई हैं तो हम उसे कहेंगे संयुक्त क्रिया। जैसे है रजनी ने खाना खा लिया, देखो खा लिया, खाना और लेना दो क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये क्या हो गई, ये संयुक्त। यहाँ से भी प्रश्न आजकल बनने लगे हैं। अगला है मैंने पुस्तक पढ़ डाली है, पढ़ना और डालना दो क्रिया हो गई। शंकर ने खाना बना लिया है, बनाना और लेना, यहाँ पर भी क्या है, हमें दो क्रियाएं दिखाई दे रही हैं। और इन क्रियाओं की, इन वाक्यों की विशेषता रहती है कि इनके अंत में यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं होती, अधिकांशतः सहायक क्रिया यहाँ पर नहीं यूज़ की जाती, क्योंकि सहायक क्रिया आने पर फिर उसे हम सहायक क्रिया में भी रख सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और अगली देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। यह भी इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। अगला है वे क्रियाएं, मैंने इस वीडियो में वैसे ली वही सारी क्रियाएं हैं जो अधिकांशतः पूछी जाती हैं परीक्षा में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो जो प्रश्न बने हैं विगत परीक्षाओं में, जिन जिन क्रियाओं से बने वो मैंने सारे यहाँ पे ऐड करी हैं। तो आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा। सामान्य क्रिया से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन बाकी सबसे बन जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। कहता है प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं करने के बजाय किसी दूसरे से क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखो प्रेरणार्थक क्रिया की सबसे अच्छी पहचान क्या है कि इन वाक्यों में जो क्रिया है उसके अंत में वाता, वाती, वाता, वाती, वाता इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर भी दो इसके टाइप हो जाते हैं। एक तो होता है प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है, एक प्रथम प्रेरणार्थक, कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है प्रेरणार्थक, और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर जैसे वाक्य को देखते हैं, कहता है रतन महेश से पत्र लिखवाता है, यानी कि यहाँ पर काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया जा रहा है। तो जहाँ पर वाता वाता आता है ये सारे सेंटेंस जाते हैं द्वितीय में, द्वितीय प्रेरणार्थक में जाते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक में। और अगर यहाँ पर कहा जाए द्वितीय प्रेरणार्थक में जाते हैं, अगर यहाँ पे कहा जाता है जैसे रमेश महेश से पत्र लिखाता है, लिखवाता की जगह यहाँ पे ऐसा होता समय कि रमेश महेश से पत्र लिखाता है, तो यानी कि लिखाने में कहने का मतलब कि दोनों लोग इन्वॉल्व है, तो फिर हम उसे बोलेंगे प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर वाता आता है तो द्वितीय हो जाएगा, और केवल ता आएगा, वा नहीं आएगा तो प्रथम प्रेरणार्थक। जैसे कहता है सविता कविता से कपड़े धुलवाती है, वाती है यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक। अब अगर हम इसी सेंटेंस को, जैसे ये अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, इसी को अगर हमें प्रथम में बदलना है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाता है, अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाता है। अब पढ़ाता है आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों लोग इन्वॉल्व हैं, अध्यापक भी हैं और बच्चे भी हैं, दोनों लोग अगर कार्य में शामिल हैं तो वो प्रथम प्रेरणार्थक। और यदि कार्य केवल एक व्यक्ति कर रहा है और दूसरा उससे करवा रहा है तो उसे हम कहेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक। रवि माँ से खाना बनवाता है, बिल्कुल होगा द्वितीय। शंकर विजय से साइकिल चलवाता है, तो इसमें भी क्या होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की ओर। और अगली जो क्रिया है वह है पूर्वकालिक क्रिया। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा बल्कि से, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही बनता है। देखिए क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आई हों तथा उसमें एक क्रिया पहले संपन्न हुई हो, और पहले संपन्न हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया के साथ कर प्रत्यय जुड़ा होता है, ये इसकी विशेष बात है। यानी कि अगर कहीं पर सेंटेंस के मध्य में आपको पहली क्रिया के साथ कर दिखाई दे जाए फिर दूसरी क्रिया हो तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर,
एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल कहता है कि विकास पढ़कर सो गया, तो देखिए पढ़ कर, पढ़ में क्या लगा है कर, यानी कि पहली क्रिया क्या थी पढ़ना और बाद की क्रिया क्या थी सोना। वह नहा कर चला गया, विजय ने खाना खाकर चाय पी। तो कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बनता है कि बताइए किस शब्द से यह मालूम पड़ता है कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। तो जिस भी शब्द के साथ कर आपको दिखाई दे जाए, यानी कि जिस भी क्रिया के साथ या मूल क्रिया के साथ कर लगा है, तो उसी में क्या कहलाता है, वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कहता है सीता नहाकर मंदिर जाएगी, तो नहाकर। शाम खेल कर, नहाने जाएगा तो खेल कर। तो कई बार यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन भी बनते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं 1 2 3 4 करके, और कहीं यहाँ लिख दिया, सपोज करिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे एक लिख दिया विकास और फिर लिख दिया पढ़कर, फिर लिख दिया यहाँ पर सो, एक लिख दिया गया। पूछा जाएगा बताइए किस शब्द में पूर्वकालिक क्रिया, तो आपका उत्तर होगा पढ़कर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारी सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती है यहाँ से क्वेश्चन बना है विगत परीक्षाओं में, इसलिए मैंने ये भी ऐड करी, इसे अच्छे से समझिएगा और आसान है। कहते हैं क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो। याद रखिएगा इस लाइन को भी, और ये लाइन पूछ ली जा सकती है आप सभी से कि कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो तथा एक साथ प्रयुक्त हुए हो, तो उसे सजातीय कहते हैं। सजातीय का मतलब होता है चिन्ह जो देखने में एक समान हो। जैसे मैंने आपको सजातीय स्वर सिखाया था वर्णमाला में, ठीक है, जो कि देखने में एक समान थे, सेम वही चीज़ है। कहता है भारत ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई लड़ी में दोनों क्या आ रही है, जो क्रिया आ रही है, जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है लड़, और दोनों ही क्या एक साथ प्रयुक्त हुए। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, लड़ाई लड़ी जो है ये कहलाएगा हमारी कहलाएगी सजातीय क्रिया। याद रखिएगा, इसे पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से, इसलिए मैंने इसे ऐड भी करा है। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले से मुझसे क्रिया पढ़ रखा है तो उनके लिए नई चीज़ होगी, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला है कृदंत क्रिया। कृदंत से क्वेश्चन बनते हैं। कृदंत क्रिया जो है मुख्य रूप से वैसे संस्कृत में अपनाई जाती है, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न हिंदी में बनने लगे। देखिए कृदंत क्रिया क्या कहलाती है, वे क्रियाएं जो क्रियापदों के साथ प्रत्यय लगाने से बनती हैं कृदंत कहलाती है। यानी कि हर वो क्रिया जिसमें कोई ना कोई प्रत्यय ऐड किया गया है, और प्रत्यय ऐड करने के बाद यदि कोई शब्द निकल कर आता है तो वह सारी क्रियाएं ही कृदंत कहलाती हैं। अब यहाँ हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, क्रियापद के स्थान पे ये हो सकता है धातु के साथ प्रत्यय जोड़ के कृदंत क्रिया बनाई जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे देखिए चल धातु से क्या क्या बन सकता है, चलना है, चलता है, चलकर है। तो सभी में यहाँ ना, यहाँ ता, यहाँ कर, ये क्या है, यहाँ प्रत्यय के रूप में। और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं या धातु के बाद में जोड़े जाते हैं। अगला कहता है लिख धातु से, जैसे लिखना, लिखता, लिख कर। तो इस प्रकार से अगर कोई शब्द बनता है और उसमें कोई ना कोई बाद में प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो हम उसे कहते हैं कृदंत क्रिया। यदि आपसे अलग से पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन वैसे ये बनता है कि धातु में प्रत्यय को जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो नाम आता है कृदंत क्रिया। याद रखिएगा। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। अगली जो क्रिया है वह है हमारी नाम धातु क्रिया। देखो नाम धातु क्रिया की मुख्य बात ये रहती है कि इसके एग्जाम्पल्स केवल एक शब्द में पूछे जाते हैं, और अधिकांश जितने हम लोगों ने अब तक क्रियाएं पढ़ी सबके वाक्य आपको देखने को मिलते हैं, और वाक्यों में से हमें छांट कर लिखना होता है कि कौन सी क्रिया है। तो हम इसे, अगर हमारे पास समय कम है तो हम आसानी से ऐसे भी पहचान जाते हैं। आपको एक शब्द मिलता है मुख्य रूप से यहाँ पर, और शब्द को देखकर आपको पहचानना होता है कि कौन सी धातु की पूर्वकालिक है कि नाम धातु। तो नाम धातु में पूरा वाक्य नहीं दिया होता अधिकांशतः। ठीक है, देखिए क्या क्या कहता है, आमतौर पर सभी क्रियाओं की रचना किसी न किसी धातु से होती है, लेकिन जब किसी क्रिया की रचना धातु से ना होकर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, याद रखिएगा तीनों बातों को, मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही बनता है, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से होती है तो उस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। यानी कि नाम धातु क्रिया का जो निर्माण किया जाता है या तो संज्ञा शब्दों से होता है, या सर्वनाम शब्दों से होता है, या फिर विशेषण शब्दों से। कैसे होता है, एक दो एग्जाम्पल को जान लेते हैं। जैसे देखिएगा, हमने शब्द लिया अपना। अपना कैसा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, इसमें हमने क्या लगाया, ना प्रत्यय लगाया, शब्द बन गया अपनाना। अगला है, अच्छा ना की जगह पे आना भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपना और आना मिलके बन जाता है अपनाना, वो भी सही है। अगला है चमक, संज्ञा शब्द है। ठीक है, हमने इसमें क्या लगाया ना, तो चमकना, ये चमकाना। अगर यहाँ पे आना लगाएंगे चमक के साथ, ऐसे लिखेंगे चमक, और फिर आगे लगाएंगे आना, तो यहाँ बन जाएगा शब्द चमकाना। इस तरीके से विशेषण शब्दों का भी ऐसे हो सकता है, जैसे हमने ले लिया शब्द गरम, गरम में लगाया हमने आना,
तो शब्द बन गया गरमाना। ठीक है, गरमाना। तो इस प्रकार से यहाँ पे शब्दों को हमें देखने को मिलते हैं कि अगर बस हमें ये पता होना चाहिए कि जिस शब्द के बाद प्रत्यय है वो शब्द संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है या फिर विशेषण शब्द है। अगर हमें इसकी पहचान अच्छे से करनी आती है तो नाम धातु क्रिया को हम आसानी से जान जाते हैं। तो आज ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ, क्रिया का टॉपिक। और इसके बाद हम अभिकारी शब्दों पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये जो 4 टॉपिक हैं, इसका मैं एक मिक्स्ड जो क्वेश्चंस विगत वर्षों में आए हैं उसका एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको लगवाऊंगी कल। तो सभी लोगों की उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। आप एक कॉपी और पेंसिल लेकर बैठिएगा। कोशिश मेरी रहेगी सारे प्रश्न वही रहें जो विगत वर्षों में पूछे गए अलग अलग परीक्षाओं में। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर परीक्षा को लेकर मैंने टारगेट नहीं कर रखा, क्योंकि हिंदी जहाँ जहाँ आती है सब जगह वो क्वेश्चन आगे मतलब आते ही रहते हैं। तो एक पहले इसका पूरा एक प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, उसमें संज्ञा क्वेश्चंस भी होंगे, सर्वनाम भी होंगे, क्रिया भी होंगे और विशेषण भी होंगे। और ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं करेंगे, छोटे छोटे टेस्ट करेंगे। उसके बाद जब ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल। गुड बाय एंड टेक केयर।